नमस्कार, मैं राजवीर पांडे। जैसा कि क्विज में हमें चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि अधिकांश जो बच्चों की समस्याएं हैं वो पॉलिटी विषय को लेकर हैं और कुछ बच्चियां भी कह रही हैं कि सर पॉलिटी वाला सेक्शन नहीं हो पा रहा है हमसे। तो मैं प्रतिबद्ध हूं उनके लिए कि अगर मेरे कारण उनका कुछ नुकसान हुआ है तो मैं अपनी प्रतिबद्धता ज़रूर जाहिर करता हूं कि मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। देखिए, मेरे पास संसाधनों का अभाव है, संसाधन संपन्नता नहीं है और ना मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ। हाँ, एक चीज़ है कि मैं ये कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक आपको ऑडियो आर्टिकल में या जो आपको ऑडियो के तौर पर समझ आ जाए, बिना बोर्ड पर जाए, वो आप तक मैं पहुँचा दूँ। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रस्तावना रहेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी आपके साथ क्या है कि आप प्रस्तावना की एक प्रति लेकर बैठें। चाहे आप गूगल बाबा की मदद से आप प्रस्तावना को अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लें या आप कॉपी में या कहीं किसी पुस्तिका में पीछे लिखी रहती है एनसीईआरटी वगैरह की, आप वहाँ से चीज़ों को एब्जॉर्ब करें या उठा लें। तो हम लोग आज प्रस्तावना विषय पर या प्रस्तावना टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर प्रस्तावना पढ़नी है तो सबसे पहले जिस चीज़ को पढ़ना होता है उसके विषय में जानना होता है कि क्या है वो। मान लीजिए आप कहीं किसी दुकान पर गए कोई किताब खरीदने। जब किताब खरीदने जाते हैं तो मान लीजिए वो 500 पेज की किताब है और 500 पेज की उस किताब को आप अगर पढ़ना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं कि क्या मेरे लिए उपयोगी है, ये जानना चाहते हैं, तो क्या आप उसी दुकान पर पूरी किताब को पढ़ते हैं? पढ़ने के पश्चात ये तय करते हैं कि नहीं, ये किताब मेरे लिए उपयोगी है? नहीं। आप क्या करते हैं कि उस किताब का जो प्रस्तावना वाला भाग होता है, जो प्रारंभिक पेज होता है, वहीं पर आप देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है या इस किताब का उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ ये जाएगी। ठीक ऐसे ही जिस व्यक्ति को भारतीय संविधान पढ़ने की ठीक इस प्रकार जिस व्यक्ति को भारतीय संविधान पढ़ने का समय ना हो और भारतीय संविधान के विषय में जानना चाहता हो, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है कि प्रस्तावना का अध्ययन कर सकता है। क्योंकि कहा जाता है प्रस्तावना संविधान का दर्पण होता है। तो अगर आप भारतीय संविधान के विषय में, उसके उद्देश्यों में, उसके विचारों को, उसके लक्ष्य को जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ लें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप जब प्रस्तावना पढ़ना शुरू करें तो प्रस्तावना को ये ना शुरू करें कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ से शुरुआत प्रस्तावना की नहीं होती है। अगर आपको प्रश्नों को टैकल करना है तो आपको प्रस्तावना पढ़ने के लिए संविधान सभा के पास जाना होगा। तो संविधान सभा के पास जाने का मतलब क्या है कि जो भारतीय संविधान सभा थी, कैबिनेट मिशन प्लान जब आया उसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन के पश्चात संविधान बनना प्रारंभ हुआ, चुनाव वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं, या किसी वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। आज का हमारा विषय प्रस्तावना ही है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में क्या होता है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि उस समय राजेंद्र बाबू उपस्थित नहीं थे। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो पहली 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर को राजेंद्र बाबू अस्थायी अध्यक्ष बन ही चुके थे। अब 13 दिसंबर को भी वो लगातार, यानी जब तक संविधान सभा का अस्तित्व रहेगा तब तक राजेंद्र बाबू उसके अध्यक्ष बने रहेंगे। क्या होता है कि 13 दिसंबर को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो आप बता सकते हैं कि संविधान सभा की तीसरी बैठक में, या आप कह सकते हैं 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जब ये प्रस्ताव पेश किया जाता है तो ये प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। सोचिए, प्रस्तुत कब किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो आप बताएंगे संविधान सभा की तीसरी बैठक में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और कब इसे स्वीकार किया गया, तो आप बताएंगे कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। अब यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है। तो प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं, अगर आपके समक्ष प्रस्तावना रखी होगी तो आप जरूर उसको लेकर बैठें। तो प्रस्तावना के जितने शब्द हैं, हर शब्दों से एक एक प्रश्न आ सकते हैं या हर शब्दों से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। अब देखिए, तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से हमारे यहाँ आया। प्रस्तावना के विचार की बात करें तो प्रस्तावना का जो विचार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से आया। एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। दूसरी बात, प्रस्तावना की भाषा कैसे रहेगी, तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना का विचार हमने लिया है अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब दो प्रश्न आपके यहाँ तैयार हो जाते हैं।
अब प्रस्तावना में पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना में जितने शब्द हैं उनका स्रोत क्या क्या है। जैसे आप देखें, हम भारत के लोग, यहाँ से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। तो हम भारत के लोग अगर पूछता है कि हम लोग ये शब्द कहाँ से आया, तो आप बताएंगे कि हम लोग का जो उद्भव है वो यूएनओ के चार्टर से आया है, क्योंकि यूएनओ का चार्टर भी यही शुरू करता है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। तो हमारे यहाँ जो हम भारत के लोग शब्द आया है ये यूएनओ के चार्टर से आया है। कुछ लोग इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से कहते हैं, पर ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो हम भारत के लोग जो शब्द लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। अब इसमें और आगे आते हैं। जब और आगे आएंगे तो आप इसमें देखेंगे कि एक बात करता है सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय के विषय में। अब देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रस्तावना में। आप नीचे आके तो ये 3 प्रकार के जो न्याय हैं वो हमारे लिए गए हैं रूसी क्रांति से। भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, विचार लिया गया है अमेरिका से, और जो तीनों न्याय लिए गए हैं सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक, वो लिए गए हैं रूस से, ठीक है। अब एक शब्द इसमें और आता है स्वतंत्रता समानता, यानी जो इसमें स्वतंत्रता और समानता की भावना है उसके साथ साथ बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का जो विचार है वो लिया गया है हमारा फ्रांसीसी क्रांति से। तो प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है, 1789 में हुई थी। अगर आपसे पूछता है कि तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका उत्तर होगा रूसी क्रांति से 1917 में जो हुई थी। क्लियर। तो इतनी चीज़ें इसमें आप देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने एब्जॉर्ब कर ली। अब आते हैं हम इसकी तरफ। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जब आप शुरू करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये लाइन आप जब देखते हैं तो इसमें जो आपको मेजर 5 शब्द दिखते हैं, इन 5 शब्दों का क्रम क्या है ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि कई परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि वो 5 शब्दों का क्रम दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से इन 5 को व्यवस्थित करिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। अब इसमें क्या कर देगा, समाजवादी को आगे दे देगा, पंथ निरपेक्ष को आगे दे देगा, ऐसे करके वो आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो इनका क्रम आपको विशेषता याद रहना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 क्रम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही प्रस्तावना के 5 मेजर शब्द हैं। अब चलिए एक एक शब्दों का इसका मतलब जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, अगर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसको संप्रभुता कहते हैं या सोवेरेंटी कह सकते हैं ना। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र हो। जैसे हमारा देश भारत है, हमारे देश की प्रस्तावना में लिखा है कि हम कैसे हैं, एक संप्रभु राष्ट्र हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं। इसका मतलब हुआ कि ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र हो। जैसे भारत के विषय में बात कर लें, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर विवाद यूएनओ तक गया, लेकिन भारत ने फिर भी 370 हटा दिया। क्यों? क्योंकि जब इसमें कोई मध्यस्थता करने की बात करता था या कोई इस पर अपना अधिकार जताने की बात करता था या कोई ये कहता था कि नहीं ये आप नहीं कर सकते हैं, तो भारत ये कहता था कि हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है साफ साफ कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं और ऐसे राष्ट्र अपने आंतरिक मामले में और बाह्य मामले में स्वतंत्र रहते हैं। तो आंतरिक मामले में स्वतंत्रता की बात देखें तो जम्मू कश्मीर बढ़िया उदाहरण हो जाएगा। अगर बाह्य मामले की बात देखें तो आप वर्तमान परिस्थिति देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका भारत का भी सहयोगी है, हमारा बहुत अच्छा भुगतान संतुलन उसके साथ रहता है। अब अगर हम बात करें कि अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से तेल ना आयात करें, क्या भारत इस बात को मानने के लिए बाध्य है? या यूएनओ ही कह दे कि आप रूस से तेल ना आयात करें, तो क्या भारत इसको मानने हेतु बाध्य है? ये कतई नहीं है। यानी हमारे आंतरिक मुद्दे और बाह्य मुद्दे दोनों में हम अपने स्वयं के ईश्वर हैं, स्वयं के प्रभु हैं, इसलिए हमें किसी की कुछ नहीं सुननी है। तो संप्रभुता का सामान्य अर्थ यही होगा कि ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र हो। अब दूसरे शब्द की तरफ आते हैं, समाजवादी। देखिए, समाजवादी शब्द के पहले उद्भव पर जाते हैं, क्योंकि जो हमारी मूल प्रस्तावना थी 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान अंगीकृत हुआ, उस समय हमारे पास समाजवादी शब्द नहीं था, ना हमारे पास पंथ निरपेक्षता शब्द था और ना ही हमारे प्रस्तावना में अखंडता शब्द का कोई उल्लेख था। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए बाद में। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा।
तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब ये तीनों शब्द पहले थे नहीं, तो इनके विषय में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रायः कि समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो आपका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। या पंथनिरपेक्ष बोल लेगा तो आप बताओगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। या अखंडता पूछेगा तो आप ये चीज़ें क्लियर कर लोगे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा। समाजवादी का अर्थ क्या होता है? देखिए, विश्व में दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं, एक समाजवादी, एक पूंजीवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है कि ऐसा राष्ट्र जिसमें जनता के कल्याण को ध्यान में रखा जाता हो और अधिकांश संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता हो। यानी जो देश के संसाधन हैं उस पर राज्य का अधिकार होता है। अगर ऐसे राष्ट्र हैं जिनका अधिकांश संसाधनों पर, जैसे उसका रेलवे, उसका रोडवेज, उसका जल परिवहन, कोयला, पेट्रोलियम, लगभग हर चीज़ें, हर संसाधन जो भी वहाँ पर खनिज वगैरह मिल रहे हैं, अगर उन पर राज्य का अधिकार है पूर्णतया या आंशिक तौर पर, तो वो क्या कहलाता है? समाजवादी कहलाता है। दूसरा है पूंजीवादी। पूंजीवादी में क्या है कि संसाधनों पर व्यक्ति का अधिकार होता है। तो हमारा देश क्या है, समाजवादी या पूंजीवादी? इस पर विचार करते हैं। देखिए, हमारा देश न समाजवादी है न पूंजीवादी, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण है और कुछ चीज़ें क्या है, वो सरकार के नियंत्रण से बाहर किसी निजी व्यक्ति के हाथ में है। लेकिन हमारा देश समाजवादी विचारधारा रखता है, क्योंकि समाजवाद का अर्थ प्रायः क्या होगा या समाजवाद किसे कहेंगे, ये प्रश्न अगर पूछा जाए समाजवाद का अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे ऐसा राष्ट्र, या कह ले समाजवादी देश किसे कह सकते हैं, तो आप कह दीजिएगा कि ऐसा राष्ट्र जो जनता के अधिकतम कल्याण के विषय में सोचता हो। ठीक है, वो कहलाता है क्या? समाजवादी कहलाता है। इस बारे में आप क्लियर रहिए। अब आते हैं नेक्स्ट शब्द पे। ठीक है, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, इसके विषय में आपको कोई वो नहीं। थर्ड शब्द हमारा पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष के साथ क्या है, ये भी कब जोड़ा गया अगर प्रश्न पूछता है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? वर्ष 1976 में। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, केवल आपको प्रस्तावना के संदर्भ में एक ही संशोधन याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन, वो भी हुआ है 1976 में। अगर प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ, तो आपको केवल एक उत्तर देना है, एक बार। कब? 42वें में। तो और कोई सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब पंथनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष प्रायः एक ही शब्द है, लेकिन अगर इनकी बहुत सूक्ष्म अध्ययन करें इनका, तो थोड़ा अलग हो जाते हैं। लेकिन भारत पंथनिरपेक्ष क्यों लेता है, धर्मनिरपेक्ष क्यों लेकर नहीं चलता? देखिए, हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, अब ये जो धर्म हैं, इन धर्मों में कई और भाषा, जैसे मान लीजिए हिंदू एक पेड़ है और उस पेड़ से कई शाखाएं निकली हैं, जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त, उस शैव में भी बहुत सारी शाखाएं निकली हैं। आप एक पेड़ को देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि जड़ है, जड़ से तना निकला है, तना के बाद कई शाखाएं हैं, उन शाखाओं में कई छोटी छोटी शाखाएं निकली हैं। तो उस जो पेड़ है वो धर्म है, और उस पेड़ से निकली हुई जो छोटी छोटी शाखाएं हैं वो हैं पंथ। भारत यहाँ पर बड़ी अवधारणा को लेकर चलता है। वो कह रहा है कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं। हम धर्म ही नहीं, हम पंथ के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेंगे। यानी हमारे राष्ट्र का कोई अपना पंथ नहीं होगा। ना हम हिंदू राष्ट्र होंगे, ना हम इस्लामिक राष्ट्र होंगे, ना हम क्रिश्चियन राष्ट्र होंगे, ना हम सिख राष्ट्र होंगे। हम होंगे एक धर्मनिरपेक्ष, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। पंथ निरपेक्ष की अगर परिभाषा की बात करें या सामान्य अर्थ की बात करें, तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि ऐसा राष्ट्र जिसके पास अपना कोई धर्म ना हो, किंतु वह सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता हो। अब आप इसका उदाहरण बहुत अच्छा दे सकते हैं भारत में, कि अन्य राष्ट्रों की तरह भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। जबकि अपने पड़ोसी मुल्कों को उठा लीजिए, पड़ोसी मुल्कों में क्या है, जो अल्पसंख्यक है वहाँ पर लगातार वो डाउन होते जा रहे हैं। चाहे पाकिस्तान उठा लो, बांग्लादेश उठा लो, अफगानिस्तान उठा लो। क्लियर? तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होगा वो आप स्पष्ट कर चुके हैं, कि ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, किंतु वह सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है, अब देखो लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है, लोकतंत्र और राजतंत्र को समझें, अंतर बहुत अच्छा समझ आएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई राजा, जैसे मान लीजिए प्राचीन समय में चले जाइए, अकबर के समय पर चले जाइए। अकबर महोदय क्या थे, वही शासन करते थे, वही नियम बनाते थे, वही न्याय करते थे।
यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब अकबर महोदय के हाथ में थी। लेकिन वर्तमान में जनता का शासन है, वंशानुगत शासन नहीं है कि ये कोई राजा आया, उसका पुत्र उसका पुत्र उसका पुत्र, या उसका पिता उसका पिता उसका पिता बनता चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा को आप अब्राहम लिंकन द्वारा बहुत अच्छे समझ सकते हैं। वो क्या कहते हैं, सबसे अच्छी परिभाषा अभी तक की जो बेहतर लोकतंत्र को समझाती है, वो कहते हैं कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी जैसे मान लीजिए अपने भारतीय परिदृश्य को उठा लीजिए। भारतीय परिदृश्य में आप क्या देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी हैं। माननीय मोदी जी क्या हैं, कभी एक जनता हुआ करते थे, हम सब ने वोट दिया, यानी जनता थे वो, और जनता ने उनको वोट दिया, और अब वो जाकर शासन के सर्वोच्च बिंदु पर बैठ गए। सर्वोच्च बिंदु पर बैठकर वो जनता के लिए शासन कर रहे हैं। तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है, अब्राहम लिंकन ने दी है। इस बात को आप स्पष्ट रखिएगा। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता की भागीदारी बहुत प्रत्यक्ष होती है, वो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता की भागीदारी कम होती है, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उदाहरण से समझें, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ विधायक जी प्रचार करने आते हैं, चुनाव या 2024 में चुनाव होगा, सांसद महोदय आपके यहाँ आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे। आपने उन्हें वोट दे दिया, वो जीत गए। 5 वर्ष में एक आध बार चाहे वो दर्शन दे जाए, नहीं आने वाले हैं। और ना आप 5 वर्षों में उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना ही उन्हें उनके पद से उनकी कार्यावधि पूरी होने के पहले हटा सकते हैं। यानी एक बार आपने चुन लिया तो 5 वर्ष तक वो आपके ऊपर शासन कर सकते हैं। यानी आपकी भागीदारी केवल वोट देने तक थी, आप उनको हटा नहीं सकते, केवल बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप प्रत्यक्ष भागीदार नहीं हैं, आप अप्रत्यक्ष भागीदार हैं। यानी आपकी शक्तियाँ कम हैं इस लोकतंत्र में। तो यहाँ पर कहलाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसा लोकतंत्र जिसमें आपने वोट दिया, वो जीता, उसने वादे किए थे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अगर वो नहीं कर रहा है तब आपको ये क्षमता हो कि आप उसको उसके पद से पुनः हटा सकें, ये कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। वहाँ पे एक पद्धति है राइट टू रिकॉल, प्रत्यानुवर्तन का सिद्धांत। यानी आप जिसको चुनते हैं, अगर वह आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तो आप उसे अपने बहुमत द्वारा पुनः वापस गिरा सकते हैं। और यही सेम व्यवस्था हमारे यहाँ पंचायती राज में है। पंचायती राज में आप जानते होंगे कि जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी को आप चुनिए और चुनने के बाद आप उन्हें हटा भी सकते हैं अगर प्रधान जी आपकी नाली नहीं बनवाते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कैसा लोकतंत्र है। तो भारत का लोकतंत्र अप्रत्यक्ष है, लेकिन भारत के किस स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई पड़ता है, तो पंचायती राज में। या आपसे प्रश्न पूछे कि राइट टू रिकॉल या प्रत्यानुवर्तन का सिद्धांत कहाँ पर लागू है, तो आप बताएंगे पंचायती राज में। क्लियर है, इस बारे में आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक, चलिए अब हम आते हैं लोकतंत्र के बाद गणतंत्र पे या गणराज्य पे। इसका बड़ा सामान्य सा अर्थ होता है। गणराज्य क्या होता है, देखो आप इंग्लैंड को उठा लो और भारत को उठा लो। इंग्लैंड में क्या है, जो राष्ट्रपति है या जिसको राजा कहते हैं, राजा क्या है, महारानी मरी, दूसरे लोग बन गए, उन्हीं के परिवार के लोग बन रहे हैं ना, मरते रहेंगे बनते रहेंगे, मरते रहेंगे बनते रहेंगे। पर ये बताइए, रामनाथ कोविंद महोदय थे, उनके पहले कोई और राष्ट्रपति थे, उनके बाद कोई और राष्ट्रपति हैं। क्या रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, पिता पुत्र हैं, माता पुत्र हैं? नहीं ना। द्रौपदी मुर्मू एक जनजाति, एक आदिवासी महिला है, और जो रामनाथ कोविंद जी थे वो एक एससी समुदाय के व्यक्ति थे। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू के विषय में एक प्रश्न आप याद रखिएगा अगर परीक्षा देने जा रहे हैं। ये स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति है। महिला ही नहीं, आज तक जितने राष्ट्रपति हुए उन सब का जन्म स्वतंत्रता के पहले हुआ है। ये एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। उड़ीसा से इनका संबंध है, संथाल जनजाति की हैं, मयूरभंज जिले की हैं। तो उड़ीसा, मयूरभंज जिला, संथाल जनजाति, और हमारे देश की व्यक्ति के तौर पर 15वीं राष्ट्रपति हैं, और अगर पद के या चुनाव के आधार पर कहें तो 16वीं राष्ट्रपति। ये याद रखिएगा। और पहली महिला आदिवासी तो हैं ही, आप जानते हैं, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। खैर ये सारी चीज़ें,
तो गणतंत्र का सामान्य अर्थ होता है कि ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्र प्रमुख, तो हमारा राष्ट्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होता है, क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति महोदय को हमने वोट नहीं दिया, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए विधायकों सांसदों ने वोट दिया। अब जैसे देखो प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रधान जी को आप वोट देते हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन आप गांव में एक बीडीसी चुनते हो और वो बीडीसी जाकर ब्लॉक प्रमुख चुनता है। ब्लॉक प्रमुख को आपने वोट नहीं दिया, लेकिन आपके द्वारा चुने गए बीडीसी ने दिया, इसका मतलब ब्लॉक प्रमुख अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का परिणाम है। ऐसे ही राष्ट्रपति में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख आर्टिकल 54 में दिया ही हुआ है। तो जब आप राष्ट्रपति के विषय में जाने तो राष्ट्रपति को कौन वोट देता है? जो आपके सांसद हैं, जो आपके विधायक हैं, वो वोट देते हैं। और सांसद विधायक को कौन चुनता है? हम चुनते हैं। ठीक, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का परिणाम होता है। तो गणतंत्र का मतलब कि ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होता हो, गणतंत्र कहलाता है। क्लियर है? अब भारतीय संविधान किसके विषय में बात करता है? थोड़ा और आगे आते हैं। अगर बात करें न्याय की, तो भारतीय संविधान 3 प्रकार के न्याय की बात करता है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब समाज में कोई भी वर्ग हो, चाहे जो, सॉरी अवधि का प्रयोग मैंने कर लिया, समाज में जो भी वर्ग हो, चाहे जो वर्ग हो, चाहे निम्न जाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे जो भी हो, उच्च निम्न कुछ नहीं, मतलब जो भी शेड्यूल, जो भी जातियां हमारे यहाँ डिसाइडेड हैं, वो हर व्यक्ति को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे अगर भारत का नागरिक है वो। आर्थिक न्याय, हर व्यक्ति को अपनी आर्थिक दक्षता बनाने का अवसर प्राप्त होगा। राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, मतदान में भाग ले सकता है। क्लियर? तो 3 प्रकार के न्याय हैं। ये कहाँ से गए? रूस से। स्वतंत्रता की बात कर लें, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? अब आप देखेंगे इसमें जब आप प्रस्तावना उठाएंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 3 प्रकार का न्याय है, 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और 1 प्रकार का बंधुत्व है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कितने न्याय हैं, कितनी स्वतंत्रताएं हैं, कितनी समताएं हैं, समानताएं इनको कह लें, और कितने प्रकार का बंधुत्व है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कितने प्रकार की क्या चीज़ें हैं। स्पष्ट है? चलिए, अब एक चीज़ और प्रस्तावना में आपसे जानना होता है। प्रस्तावना क्या कहती है कि संविधान हमारा किस दिन अंगीकृत हुआ। देखिए, संविधान अंगीकृत, एडॉप्टेड, अधिनियमित जिसको कहते हैं, एडॉप्ट हुआ हमारा संविधान, अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू होता है 26 जनवरी 1950। ये याद रखिएगा, हम एडॉप्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं, अंगीकृत करते हैं, उसमें प्राण फूंकते हैं, उसको अपना सर्वे सर्वा मानते हैं। ये सारी चीज़ें 26 नवंबर को हुई हैं 1949 में, लेकिन हमारा संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपके सामने हो गई। अब यहाँ से कई फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक बात करते हैं कि जो हमारा संविधान है या संविधान की जो प्रस्तावना है, यहाँ से और क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं। तो एक प्रस्तावना के विषय में आपने जाना होगा कि संविधान को जो है संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा करूँगा आगे, तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ। और जो कथन है इस पर, या जो इस पर वाद रहे हैं कि क्या ये संविधान का अंग है अथवा नहीं, इनके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।